आज के समय में दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आज से पहले नहीं देखा गया था। पाकिस्तान जानता था कि इस तरह से कोई रिटेलिएशन आएगा, वो भी तैयार थे, हमें भी अपनी तैयारी करनी थी। तो वो तैयारी किस तरह से होती है? पुराना इंडिया तो है नहीं कि हम आपसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे या हम आपसे बात नहीं करेंगे, ये अब नहीं चलता है। इन्होंने ये एक्शन पहले भी देखा, उरी के बाद भी देखा जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद इन्होंने बालाकोट देखा। लेकिन अब जब ये वाला पर्टिकुलर अटैक हुआ तो इस समय इट वाज, मैं बोलूंगा पूरी कंट्री का एक कंबाइंड एफर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व था। ऑपरेशन सिंदूर से बहुत बड़ा अटैक हमने उन 15 दिनों में कर दिया था। तो दिस वाज मोर देन अ न्यूक्लियर अटैक जो अपने कंट्री पे करा। पाकिस्तान नेवर एक्सपेक्टेड कि इस तरह का रिटेलिएशन होगा, इतना डीप रिटेलिएशन होगा। पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग अगेन मे बी अ सर्जिकल स्ट्राइक, मे बी सम सॉर्ट ऑफ एक्शन फ्रॉम द नेवी साइड, क्योंकि अभी तक नेवी यूज नहीं हुई थी। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कराची से कुछ आ सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी नेवी भी ऑलरेडी मूव कर दी थी। नेवी वाज नॉट देयर, इट वाज इन ईरान पोर्ट्स, छुपी हुई थी वहां जी। उनको लगा था एयरफोर्स से कुछ स्ट्राइक करेंगे, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतनी डीप स्ट्राइक होंगी, इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होंगी, लीगल स्ट्राइक्स। जिनके पास काम नहीं है, जिनका काम ही नैरेटिव बिल्ड करना है। फौज तो बिल्ड होगी नहीं, कंट्री तो बिल्ड कर नहीं रहे, तो नैरेटिव ही बिल्ड कर दें, प्रोपेगेंडा ही बिल्ड कर दें, ठीक है। तो उनको पता है कि हम अपनी कंट्री को दे कुछ सकते नहीं। पीपल आर डाइंग, सो व्हाट, प्रोपेगेंडा। तो क्या करो, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा इस तरह बिल्ड करो कि आपकी फौज ही सब कुछ कर रही है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, उसे कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। उसके बाद हिंदू आपके दुश्मन हैं, जैसे उन्होंने ओपन स्टेटमेंट्स दी हैं, और इंडिया आपका दुश्मन है, ठीक है। हमें कश्मीर चाहिए, खाने को रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं, 400-500 रुपए डीजल पहुंच गया, लेकिन हमें कश्मीर चाहिए। बिकॉज वी डिड नॉट हैव अ वेरी सुपीरियर एनिमी वाज वेरी इंफीरियर इन एवरीथिंग। सो अगर मैं ये बोलूंगा कि हम अपनी छाती ठोक रहे आ रहे हैं, हमने हरा दिया, वी वुड हैव डन एज सच, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमी। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण हमले को देशवासी नहीं भूले हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान भी नहीं भूला है, ऑपरेशन सिंदूर। आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी और आज डिफेंस एनालिसिस के जरिए युद्ध और उसके पीछे की रणनीति को समझाते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा जी की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आने के लिए। और हम सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर 1 साल हो चले हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में और आज के समय में दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आज से पहले नहीं देखा गया था। और अगर मैं पहलगाम हमले से ही शुरुआत करूं, कायरतापूर्ण हमला और उसके बाद से और ऑपरेशन सिंदूर के पहले के बीच में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम अगर देखें तो ये पहला हमला नहीं था और इस तरह का मुंह तोड़ जवाब पहली बार नहीं दिया गया भारत की ओर से। तो पाकिस्तान जानता था कि इस तरह से कोई रिटेलिएशन आएगा, वो भी तैयार थे, हमें भी अपनी तैयारी करनी थी। तो वो तैयारी किस तरह से होती है? देखिए, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और 22 अप्रैल वाज द डेट जब पहलगाम अटैक हुआ, और उस समय अराउंड 3 to 7 टेररिस्ट, एग्जैक्ट नंबर इज स्टिल नॉट कंफर्म्ड, दे केम इन, और उन्होंने वहां पर, इट वाज अ श्योर शॉट प्लान्ड रिलीजियस अटैक, क्योंकि ये कोई टेररिस्ट जो थे, इन्होंने जो जगह चुनी थी, बाइसरन वैली जो थी, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस, और वहां पे पहले अटैक नहीं हुआ। उसके चारों तरफ ना बहुत डेंस फॉरेस्ट है, वो जब हम डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं, डेंस टू अ लेवल के लिटरली सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो इन्होंने बहुत सही जगह चुनी कि हम यहाँ से अटैक करेंगे। लेकिन इन्होंने गलत क्या करा कि जो कभी पहले जनरली नहीं होता था, कि टेररिस्ट को भी ये पता होता था कि हमें टूरिस्ट पे अटैक नहीं करना, हमें सिविलियंस पे अटैक नहीं करना, हम फौजियों से लड़ सकते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने पिन पॉइंट सिविलियंस को टारगेट किया, 26 सिविलियन हमारे मारे, और इट वाज अ पूरा प्लान रिलीजियस अटैक, जहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया गया, धर्म पूछ के कलमा पढ़ो, पैंट उतारो, जिस तरह से उन्होंने ब्रूटली मर्डर किया। ऑफ कोर्स ये बात है, उसके बाद पूरे देश का जो खून था बहुत खौल रहा था। और ये कोई पुराना इंडिया तो है नहीं कि हम आपसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे या हम आपसे बात नहीं करेंगे, ये अब नहीं चलता है। इन्होंने ये एक्शन पहले भी देखा, उरी के बाद भी देखा जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद इन्होंने बालाकोट देखा। लेकिन अब जब ये वाला पर्टिकुलर अटैक हुआ तो इस समय इट वाज, मैं बोलूंगा पूरी कंट्री का एक कंबाइंड एफर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व था। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस समय ऐसा कोई एक्शन होता है तो देयर आर 2 लॉबीज जो कट जाती है। एक लॉबी होती है जिसमें हम सिविलियन लोगों की बात करेंगे, नॉर्मल लोगों की, उनको गुस्सा आता है और वो
हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अटैक करो जी। और हमने समय लिया जो हमेशा हम लेते हैं, और वो समय इस बार बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जिस तरह की स्ट्राइक्स प्लान हो रही थी वो कोई छोटी स्ट्राइक नहीं थी, वो कोई नॉर्मल हमें पीओके में जाके बॉम्ब्स नहीं डिलीवर करने थे या कुछ प्रिसिशन स्ट्राइक्स नहीं करनी थी। इट वाज अ फुल फ्लेजेड स्ट्राइक जो हमने प्लान करी थी। उसके लिए आपको मल्टीपल चैनल्स को हैंडल करना पड़ता है। करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, हमारे वॉर रिजर्व्स कैसे हैं, हमारी फौज को किस तरह से तैयार रहना है जी। उसके अलावा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की हम बात करें, वर्ल्ड ओवर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को हैंडल करना, वो सारी चीज़ें जो थी वो चल रही थी इस दौरान। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो शायद लोगों को अब रियलाइज़ हो रही है और उस समय भी था कि ऑपरेशन सिंदूर से बहुत बड़ा अटैक हमने उन 15 दिनों में कर दिया था, और वो जो पर्टिकुलर अटैक था वो था इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। हमने भूल गए कि 1960 में बनी हुई जो पर्टिकुलर ट्रीटी थी, ये जब सस्पेंड हुई और आज भी ये सस्पेंडेड है इन अबेंस, तो इन अबेंस से एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि इंडिया लीगली जो है इस चीज से अलग हो जाती है। लीगली आप उस पर कुछ नहीं कर सकते एक्शन, क्योंकि अभी हमने सस्पेंड करा है, टेम्पररी सस्पेंशन है। ऑलमोस्ट 25% पाकिस्तान की जीडीपी डिपेंड्स ऑन द वाटर फ्रॉम दीज 6 रिवर्स। और जब हमने ये सस्पेंड कर, आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप गर्मियों में वहां पे क्या हालत हो रही है। क्रॉप्स तो बर्बाद हो ही गए हैं, लेकिन 20-20 घंटे के पावर कट्स और कंडीशन वर्स होती जा रही है। तो दिस वाज मोर देन अ न्यूक्लियर अटैक जो अपने कंट्री पे करा। उसके बाद जब हमने 7 मई को जब पहला अटैक हुआ था, जब हमने फर्स्ट अटैक करा, तो हमारा उस अटैक के बाद भी फर्स्ट स्टेटमेंट यही थी कि हम आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारा एम है आपके टेररिस्ट नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना। बिल्कुल। नॉट टेररिस्ट बेस कैंप्स को हमने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करा और उसमें मल्टीपल हमारे वेपन्स यूज हुए। तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो उसमें एक मोस्टली जो थे, ऑफ कोर्स वी हैड सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, लेकिन मोस्टली एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो यूज हुई हैं, जिसमें स्कैल्प आपका जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है अराउंड 300 किलोमीटर्स की, देन यू हैव दी हैमर वेपन्स हैं, देन ब्रह्मोस ऑफ कोर्स वाज यूज्ड, एंड उसके साथ साथ फिर इवेंचुअली ड्रोन्स एंड हमारे डिफेंस सिस्टम्स केम इन जब नेक्स्ट राउंड ऑफ अटैक शुरू हुआ, व्हिच वाज थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि हमने उनको बोला कि भाई ये रिटेलिएटरी नहीं है, बिल्कुल, अगर आप एस्केलेट करोगे वी आर रेडी। बिल्कुल। बट दिस वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट ब्लो टू द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज तक हमने दिया है। उसका रीजन ये था कि इन सारे दिनों में, ये जो बीच का टाइम था, इसमें यही असेसमेंट करी जाती है मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू। आपके इंड सोर्सेज, आपके वहां पे भी एसेट्स हैं, दूसरी कंट्रीज में भी हैं, सैटेलाइट्स भी हैं, आपके पास पहले की भी इंटेलिजेंस होती है, तो बहुत सारे एसेट्स को मिलाकर उस पर्टिकुलर जगह का एग्जैक्ट लैट लॉन्ग क्या है, वहां पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और किस तरह के बॉम्ब्स वहां पे डिलीवर होंगे ताकि उसे डीपेनिट्रेट करा जा सके। तो उस तरह की प्लानिंग करी गई और पिन पॉइंट एक्यूरेसी का 100% टारगेट्स को हिट करा गया, जिसमें 100+ टेररिस्ट वर न्यूट्रलाइज्ड। बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। जी अक्षय जी, इसमें आपने इंटेलिजेंस की बात की, उस पॉइंट पर भी आऊँगा, लेकिन कहते हैं कि कमियों पर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहलगाम हमला इन द फर्स्ट प्लेस हुआ ही क्यों? एक साल बाद हम क्या कमियां देखते हैं और किस तरह से उन पर काम किया जा सकता है या क्या किया जा रहा है? ओके, देखिए क्या होता है कि जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस, नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन हैव 100% इंटेलिजेंस। कहीं ना कहीं उसमें फेलियर्स आते हैं, लूप होल्स होते हैं, और कोशिश ये करी जाती है कि वो लूप होल जल्दी जल्दी प्लग हो जाए। लेकिन क्या होता है, आप ये समझिए कि आपके नेबर्स कौन है। यू आर सराउंडेड बाय अ रोग नेशन। आपका नेबर एक रोग नेशन है जिसको अपनी डेवलपमेंट से या बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एक सोल एम जो है वो कश्मीर है, चाहे खुद खत्म हो जाए, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर एम है। बैंकरप्सी चाहे हो रखी हो, ठीक है, इंडस्ट्रीज जीरो हो, बहुत बुरी हालत हो चुकी है इकोनॉमिकली, और उनकी जो करंट जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं, आप सब चीज़ों की हालत वहाँ देख रहे हैं। तो लेकिन उनका एम क्या है, मुझे कश्मीर लेना है। तो जब इस तरह का मिलिटराइज्ड माइंडसेट होता है, रोग माइंडसेट होता है, तो ऐसे लोग जो है ना वो हमेशा लूप होल ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो उनकी जॉब है। तो इस समय आप जितने भी कोशिश करें ना कहीं प्लग करने की अपने लूप होल्स को, कहीं ना कहीं एक छोटा सा गैप रह जाता है। क्योंकि जो इस बार भी देखिए, अपने जो अटैक हुआ पहलगाम पे, इस एरिया में कभी अटैक नहीं हुआ, टूरिस्ट पे कभी अटैक नहीं। बिल्कुल, दिस वाज अ वेरी कॉवर्डली अटैक। तो इसमें अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि वो एरिया में बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो घूमते रहते थे और इतने डिकेड से कर रहे हैं। अब सडनली अगर कोई वहां अटैक करता है टूरिस्ट पे, तो ये हमारे इंटेलिजेंस के लिए भी हिट है कि ये दे हैव नाउ क्रॉस द लाइन। तो वो लाइन इस बार क्रॉस करी गई। ऑफ कोर्स ये बात है कि इसके बाद इंटेलिजेंस ने अपना काम किया, एंड देन दे, क्योंकि इसके बाद जो 93 डेज तक ऑपरेशन महादेव चला, उसमें तो उनके 3 मेजर टेररिस्ट थे, जिब्रान, सुलेमान एंड हमजा। इन तीनों को फिर एलिमिनेट करा गया।
एंड आज भी वो चल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें टेररिस्ट अटैक्स के रेट 70 to 80% डाउन हो चुके हैं, राइट. थिंग्स आर वे मच इन कंट्रोल, स्पेशली आफ्टर 2014 जब हमने एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी एक्शन करना शुरू करा. ठीक है. पहलगाम का हमला हुआ, लोगों में भारी गुस्सा था और एक्शन की मांग हो रही थी, लेकिन एक्शन कहाँ किया जाए, उस चीज़ की इंटेलिजेंस आपने जिक्र किया कि मल्टीपल एसिड्स होते हैं, सबको कंबाइन करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक किया जाता है, लेकिन किस तरह की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, कैसे वो जुटाई गई कि यहाँ कैंप्स हैं, यहाँ हमला किया जा सकता है, उसके बारे में बताइए. देखिए, ये इंटेलिजेंस ऑलरेडी सारी फोर्सेस के पास होती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी फोर्सेस. पाकिस्तान फोर्स को, उनकी ISI को ये पता है कि हमारे बेसिस कहाँ हैं, ठीक है, हमारे किस तरह के शेल्टर्स यूज हैं, कौन कौन वहाँ पे ऑफिसर्स पोस्ट हो रहे हैं, पोस्ट आउट हो रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनकी रहती है. उनके भी एसेट्स इस तरह हैं, इस तरफ होते हैं, मूवीज में भी हम देखते हैं, और सेम चीज़ हमारे साथ है. ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि POK में उनके कैंप्स कहाँ कहाँ पर हैं, उनके मेजर बेसिस कहाँ कहाँ पर हैं. और जब हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, इट मींस गोइंग डीप इनटू पाकिस्तान. तो इस बार हमने खाली कोई उनकी सर्जिकल स्ट्राइक कुछ किलोमीटर अंदर जाकर नहीं करी. इस बार वी वेंट डीप इनटू पाकिस्तान, उनके प्रॉपर हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय करा है. तो दिस वाज 1971 के बाद सब फर्स्ट टाइम हमने इतनी डीप स्ट्राइक करी. और ये डीप स्ट्राइक करनी ज़रूरी इसलिए भी हो गई क्योंकि पाकिस्तान को पता था रिटेलिएशन आएगा, तो उन्होंने वो कैंप्स मूव कर दिया अवे फ्रॉम द LOC. ऐसा नहीं, पाकिस्तान नेवर एक्सपेक्टेड कि इस तरह का रिटेलिएशन होगा, इतना डीप रिटेलिएशन होगा. पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग अगेन मे बी अ सर्जिकल स्ट्राइक, मे बी सम सॉर्ट ऑफ एक्शन फ्रॉम द नेवी साइड, क्योंकि अभी तक नेवी यूज नहीं हुई थी, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कराची से कुछ आ सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी नेवी भी ऑलरेडी मूव कर दी थी. नेवी वाज नॉट देयर, इट वाज इन ईरान पोर्ट्स, छुपी हुई थी वहां पे. उनको लग रहा था एयरफोर्स से कुछ स्ट्राइक करेंगे, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतनी डीप स्ट्राइक होंगी, इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होंगी, लीगल स्ट्राइक्स. 100+ टेररिस्ट अगर आप 23 मिनट के अंदर खत्म कर दो, इट इज अ बिग अचीवमेंट. तो जब ये हुआ, तब ऑफ कोर्स पाकिस्तान आल्सो हैज टू सेव फेस कि भाई अब हमें भी एक्शन लेना है. तब फिर नेक्स्ट डे उन्होंने जब ड्रोन अटैक शुरू करे, पहले उनके सर्वेलेंस ड्रोन आए, उसके बाद अटैक ड्रोन आने शुरू हुए. लेकिन अनदर थिंग दे अंडर एस्टिमेटेड, इनफैक्ट मैं बोलूंगा लॉट ऑफ इंडियंस आल्सो नेवर न्यू अबाउट दिस, वाज आवर डिफेंस रेट. हमारा कैसा था जी. तो वी हैड अ मल्टीपल लेयर डिफेंस. बिल्कुल. जिसमें सबसे पहले हम सिर्फ बात करते हैं S-400 की, लेकिन लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं. S-400 इज वन सिस्टम जिसके अंदर 4 तरह की मिसाइल्स हैं, 40 किलोमीटर, 120, 250 एंड देन 400. इनके हर एक का अपना पर्पस है, एंड दीज आर वेरी कॉस्टली मिसाइल्स. द सिस्टम, एक जो बैटरी है, दैट इटसेल्फ कॉस्ट अराउंड $1.1 to $1.2 बिलियन. वी हैव अराउंड 5 जी. उसके साथ आकाश, जिसमें हमारी 25 to 30 से लेकर नाउ आकाश NG ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल्स हैं. वी हैड बराक 8, एमासाम जिसे आप कहते हैं जी, जो जिसने दिल्ली को प्रोटेक्ट करना था, और जो आपकी 45 विंग सिरसा ने जो शाहीन 2 को हिट करा है, वो बराक ने हिट करा है. उसके साथ हमारे ड्रोन्स जो थे, नागास्त्र हमारा इंडिजिनस ड्रोन था, उसके बाद हैरोप्स वगैरह जो मिसाइली ड्रोन्स यूज कर रहे थे, ये सारे ड्रोन अटैक्स जो थे. हमारे L-70 गन्स, हमारा जो पुराने सिस्टम्स हैं लेकिन वेरी लीदल, ओसा AK वगैरह, ये सारे इन्वॉल्व थे. तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स के आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स, जहां तक मुझे एग्जैक्ट वो है, मोर देन 500 to 600 ड्रोन्स वर सेंट. नॉट वन ड्रोन कुड हिट इट्स टारगेट, क्योंकि इतनी जबरदस्त तरीके से उन्हें काउंटर करा गया. एंड दिस वाज अ शॉकर फॉर पाकिस्तान फॉर 2 रीजंस. नंबर 1, एक तो हमारा लेयर डिफेंस का कितनी लिथैलिटी है, ये चीज. नंबर 2, क्या होता है जब एक वॉर होती है ना, तो सबको पता है वॉर कभी ना कभी तो खत्म होगी. कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, ये वॉर नहीं थी, दिस वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, ये कभी ना कभी खत्म होगा. तो जिन कंट्रीज के वेपन्स आप यूज कर रहे हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट स्टेक पे होती है. तो जब आपने टर्किश ड्रोन्स यूज करे, विच आर वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रोन्स, एंड आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग देयर पावर, कभी भी ऐसा नहीं होता. आप कभी भी पाकिस्तान को या किसी और कंट्री को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, प्रैक्टिकल बात करते हैं. तो दे आर वेरी गुड ड्रोन्स, लेकिन दे कुड नॉट हमारे जो लेयर डिफेंस सिस्टम था उसको काउंटर नहीं कर पाए. सो दैट वाज वन फेलियर. नंबर 2, जब ये हुआ तब इंडिया की नेक्स्ट स्ट्राइक शुरू हुई, एंड दिस टाइम पाकिस्तान की नींदें उड़ गई रात को. बिल्कुल, मैं उस पर आना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक है. लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि 29 अप्रैल को भी जो है सबसे पहले ऐसा सोचा गया था या प्लानिंग थी कि 29 अप्रैल को ही जो है स्ट्राइक की जाएगी? इसमें सच्चाई है किसी बात? क्योंकि बहुत सारे जगह सोर्सेज में ऐसा बताया गया, पाकिस्तानी सोर्सेज थे ज़्यादा. इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, क्या होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नैरेटिव एंड प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, व्हिच इज वेरी डेंजरस, क्योंकि सोशल मीडिया के समय में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है. जी.
अब आप जब चीज़ें सुनते हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वो है, अगर आप उसे बिलीव भी कर लें, डजंट मेक अ डिफरेंस। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन जो होता है ना, वो ऊपर जो सीसीएस जब बैठती है पूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें जो हेड्स होते हैं दे टेक द डिसीजन। तो पहले लेना है बाद में लेना है, हो सकता है 29 अप्रैल का भी हो, लेकिन उसके बाद वी हैड टू थिंक, उन्होंने सोचा होगा कि भाई हमारे क्या लूप होल्स हैं, हमें क्या चीज़ करनी है, किस स्टेप से हमें अपने को रेडी करना है, देन द एक्शन वाज टेकन। सो डजंट मेक अ डिफरेंस, आप कभी भी ले सकते हैं एक्शन जब व्हेन यू आर रेडी। तो एक्शन डे पर आते हैं 7 मई जी। उस दिन पाकिस्तान के जो पीएम हैं उनका दावा है कि हम पहले करने वाले थे, लेकिन हमारे आर्मी चीफ ने फ़ोन किया और बताया कि भारत ने कर दिया है हमला। तो ऐसा उन्होंने दावा किया था, हालांकि मेरे ख्याल से वो 10 मई से रिलेटेड था, लेकिन फिर भी बहुत सारे उन्होंने दावे ऐसे किए। लेकिन 7 मई उस दिन क्या हुआ था? तो जैसे मैंने आपको बताया, दिस वाज द फर्स्ट अटैक जो हमने किया 7th को। उसके बाद नेक्स्ट डे पर उनके ड्रोन शुरू हुए जो हमारे लेयर डिफेंस सिस्टम ने काउंटर करे। लेकिन नाउ दिस मींस द वॉर फ्रंट इज ओपन, बिकॉज आपने रिटेलिएशन कर दी है एंड वी डोंट हैव अ टेररिस्ट बेस। इंडिया के पास कोई टेररिस्ट बेसिस नहीं है। तो आपने कहाँ टारगेट किया? सिविलियंस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एंड डिफरेंट तरह की हमारी जो भी इंस्टॉलेशंस थी उन सबको आपने टारगेट किया, इंक्लूडिंग सर्टेन हॉस्पिटल्स की तरफ ड्रोन्स आए। लेकिन यहाँ पर अब जब ऐसा एक्शन आपकी तरफ से होता है ना, तो नाउ वी आर रेडी जी। देन केम आवर नेक्स्ट रेंज ऑफ मैसिव स्ट्राइक्स विच शुक पाकिस्तान टू नेक्स्ट लेवल, एंड दैट वाज उनके 11 एयर बेसिस पे हमने हिट किया। अब यहाँ पे लोग बात करते हैं कि जैसे ब्रह्मोस यूज हुई, वेपन्स, वी हैड अ रेंज ऑफ वेपन्स जो इंस्टॉलेशन यूज हुई है, और लाइव वीडियोस हैं उसकी। ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है सोशल मीडिया पे आप प्रोपेगेंडा तो फैला सकते हैं, लेकिन सिविलियंस ही वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं कि देखिए हमारे सामने नूर खान बेस पर हमला हो गया। तो चाहे हम मुरीद के नूर खान, ठीक है, जकोबाबाद जो है उनका, एंड देन लाहौर में उनके रडार्स। सबसे पहला जो स्टेप होता है एयरफोर्स का, दैट इज कॉल्ड सीड, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो वो हमारा पहले दिन हुआ। उस दिन हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि अगर हम मिसाइल्स छोड़ेंगे या हम कोई भी ड्रोन्स वहां पे लाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो उनके रडार्स हैं दे विल डिटेक्ट एंड दे विल काउंटर इट। तो सबसे पहला एम होता है उनके रडार इंस्टॉलेशंस डिस्ट्रॉय करना, एंड वी डिस्ट्रॉयड मेजॉरिटी ऑफ द रडार इंस्टॉलेशंस एंड मिसाइल साइट्स। और हमारे ये जो हैरॉप ड्रोन्स थे, नागास्त्र थे, इन्होंने उसको हिट करा। नेक्स्ट वी स्टार्टेड हिटिंग देयर एयर बेसिस, जहाँ पे क्रेटर्स क्रिएट करे गए, उनके हैंगर्स जहाँ पर F-16s जो थे वो प्लेस थे जी। उसके अलावा जो एवैक्स था, C-130s थे, तो मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड ऑन ग्राउंड, एंड इनकी बहुत सारी इंस्टॉलेशंस को हमने बिल्कुल तो द एयर बेसिस वर मोर और लेस यूजलेस। अब आता है उनकी तरफ से, ऑब्वियसली दे विल काउंटर, तो उनकी एयरफोर्स आई एंड हमारी भी एयरफोर्स रेडी थी। लेकिन नन ऑफ द टाइम्स, दिस इज समथिंग जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, कभी भी किसी ने भी जो LOC थी या बॉर्डर था उसको क्रॉस नहीं करा। बोथ वर एंगेजिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स। लेकिन एक पॉइंट है जो बहुत लोग कवर नहीं करते, लेकिन शायद जो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं पाकिस्तान की वो इन स्ट्राइक्स में हुई। दे वर नॉट एयर स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स हैड अ गुड स्ट्राइक रेट, लेकिन हमारा एयर स्ट्राइक का एम लोगों को टारगेट करना नहीं है, क्योंकि आप इतनी 25 करोड़ की मिसाइल अगर एक फेंक रहे हैं तो वो एक इंसान को मारने के लिए नहीं फेंक रहे हैं, अनटिल के वो हमने अपना मुल्ला मुनीर को मारना है तो अलग चीज है, लेकिन आप उसको इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो नेक्स्ट साथ में शुरू हुआ वो था हमारा आर्टिलरी बराज, एंड द बराज वाज सो हॉरिफाइंग। आप समझ लीजिए 1:15 का रेशियो था। एस्टिमेटेड मोर देन 8,000 शेल्स इंडिया ने फायर करे हैं अगले 3 से 4 दिन में, विच इंक्लूडेड डम शेल्स, विच इज जस्ट आपने फेंका उस रेंज पे जाके गिर गए। एंड नेक्स्ट इज विच इंडिया इज नाउ स्पेशलाइजिंग, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो हमारे एक्सकैलिबर शेल्स हैं, जो हमारे प्रिसिशन GPS गाइडेड शेल्स होते हैं, उनको हमने जो था वोट किया। और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड वॉर रिजर्व। इंडिया के वॉर रिजर्व्स आर मेनी मोर टाइम्स देन पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर ये वॉर चल जाती, थोड़ा सा खिंच जाता, 10 दिन भी नहीं सस्टेन कर सकता था पाकिस्तान इस वॉर को, क्योंकि रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं। वी हैड अ मैसिव वॉर रिजर्व, नंबर 1। आवर इकोनॉमी इज वे स्ट्रॉन्गर। पाकिस्तान की ओवरऑल डैमेज में एस्टिमेटेड 15 to 20% एयर पावर दे लॉस्ट इन दिस जस्ट 4 days। ये जो आर्टिलरी स्ट्राइक्स हुई थी, अभी आपने देखा काफी सारे हमारे ऑफिसर्स को वीर चक्र भी मिला, जिसमें एक कर्नल लांबा थे। कर्नल लांबा इज माय कोर्समेट, तो लांबा गॉट अ वीर चक्र, एंड बिकॉज ही वाज वन ऑफ द गाइज हु वाज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द लाइन ऑफ एक्शन। तो अब आप उसको सुने, वो बता रहा है आपको कि भाई द आर्टिलरी बैराज वाज मैसिव। यहाँ पर क्या हुआ, हम वी हैड बेटर गन्स, 777 हॉविट्जर्स है, बोफोर्स है, एंड वी यूज 130 mm मीडियम गन्स, 105 लाइट गन्स, मोटार्स, यू नेम अ गन, एवरीथिंग वाज यूज्ड। 6 to 16 किलोमीटर अंदर उनकी जो हमने डिस्ट्रक्शन करी है,
तो जनरल घई ने उस समय बोला था कि अराउंड 100+ सोल्जर्स आर कंफर्म किल्ड, राइट। लेकिन आपने देखा अभी जो रिसेंट लिस्ट आई इनकी, जब इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड्स वो करे पॉस्थुमस, तो 155 तो उन्होंने पॉस्थुमस गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं। अगर इतनों को अवार्ड मिले हैं, इसका मतलब है कितने और ऐसे हैं जो मैं शहीद ही बोलूंगा, सोल्जर्स किसी भी कंट्री के वो शहीद हैं, वो भी शहीद हुआ तो कम से कम 200 से 300 का नंबर होगा। सो द डैमेज वाज ह्यूज इकोनॉमिकली, मेन, टेररिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरक्राफ्ट्स। अब एयरक्राफ्ट्स की जो कंफ्यूजन इनका फैला हुआ है, so there were number of aircraft destroyed on ground and everybody know AWACS है, C-130s है, F-16 हैंगर्स हिट करे हैं जहां वो हो रहे हैं, उनके ड्रोन्स पड़े हैं बड़े बड़े, they were hit, and then multiple strikes in the air which includes F-16s and JF-17 and the longest S-400 किल जो 300 किलोमीटर के रेंज पे उनके AWACS को हमने हिट करा जी। अब प्रॉब्लम आती है, देखिए क्या होता है, दिस इज वेयर प्रोपोगेंडा वॉरफेयर कम्स इन। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इवन इन 1971 Pakistan, just before it broke into two and did the biggest surrender, 93,000 soldiers का surrender हुआ था, which was the biggest after Second World War। उसे कुछ घंटे पहले वो अपने लोगों को बोल रहे थे हम जंग जीत रहे हैं, अगर उनके आप न्यूज़ सुने, रेडियो सुने, राइट। तो आज भी उनकी किताबों में अगर आप पढ़ें तो देखें तो वो सारी जंगें जीते हैं। फाइन, आप किताबों में और सोशल मीडिया पे जंगें जीत सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो अगर अब जैसे वो कहते हैं हमने आपके 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, देखिए क्या होता है, स्टार्ट होता है एक नंबर से, फिर धीरे धीरे नंबर ऐड होते रहते हैं। रात को उठते हैं शहबाज शरीफ ने, यार 3 नहीं 4 कर दो, 5 कर दो, अच्छा नहीं अच्छा नहीं लग रहा 6 कर दो। तो क्या हो रहा है, आप देखिए किस तरह से एक नंबर सर्कुलेट करा गया, 6 6 6 6 एवरीवेयर, राइट। एंड उस नंबर के बेसिस पर आपने इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन जो था उसको पूरा का पूरा अंडर एस्टिमेट कर दिया, छुपा दिया लोगों के सामने। सो जैसे मैंने आपको अभी पूरा रेंज दिखाई, 100+ जो इनके टेररिस्ट किल्ड, ऑलमोस्ट 200-300 मिलिट्री पर्सनल किल्ड, 11 एयर बेसेस हिट, योर 9 टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉयड बिग टाइम, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड, 12 to 13 इनके एयरक्राफ्ट्स डाउन, हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स शॉट डाउन, एंड 20% एयरफोर्स जो थी वो डिग्रेडेड, एयर पावर डिग्रेडेड, एंड ऑलमोस्ट $2 to $5 बिलियन का नोटेड लॉस। सिंपल वर्सेस 3 एयरक्राफ्ट गिर गए। अगर कोई भी मिलिट्री इंडिविजुअल है ना, देखिए मैं सिविलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, वाई, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड, वो जोश में और दिमाग में ये कर देंगे वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। अ वॉर इज नॉट डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ कैजुअलिटीज एंड ऑल, इट इज डिसाइडेड बाय द आउटकम, ऑब्जेक्टिव जी। 71 वॉर में वी लॉस्ट मेनी एयरक्राफ्ट्स, आउटकम क्या था, हु वन द वॉर। बिल्कुल सिमिलरली अगर यहाँ पे, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेट्स से हम 3 एयरक्राफ्ट लेते हैं गिरे, चलिए आप 6 कह रहे हैं, जबकि इतना तो मैं भी कंफर्म दूं कि इतने एयरक्राफ्ट तो मेरे कोच में हंस रहे हैं जो पायलट्स हैं कि अच्छा ये नंबर कब आ गया। 3 एयरक्राफ्ट तो मैं लेके चलता हूँ, आपने पहले दिन बोला, बिल्कुल हो सकता, नॉट अ बिग थिंग, राइट। मेरा क्वेश्चन आता है रेशियो क्या हुआ, 3:100। इफ दिस इज द रेशियो एंड यू आर हैप्पी देन यू शुड बी अशेम्ड। फिर आपको वॉर के बेसिक्स ही नहीं पता, ये कैसा कॉन्फ्लिक्ट है। सो ये जो दिस इज वाई इन सोशल मीडिया टुडे, सोशल मीडिया ना, प्रोपोगेंडा एंड नरेटिव वॉरफेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पे आपके चाइनीज इक्विपमेंट फेल हो रहे हैं, देखिए HQ-9 सिस्टम वाज डिस्ट्रॉयड बैंग ऑन, बिल्कुल, इट कुड नॉट स्टॉप अ सिंगल ड्रोन, सिंगल मिसाइल। और जब पाकिस्तान ने पूछा कि भाई हाउ कम, उन्होंने बोला भाई ये तो ब्रह्मोस के लिए डिजाइन ही नहीं है। तो किसके लिए डिजाइंड है, जिसके लिए था आपने उसको भी नहीं रोक पाए, इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। वी डिस्ट्रॉयड योर स्टेल्थ रेडार्स व्हिच इज मैसिव इन कॉस्ट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड के ओवरऑल डिस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, वी अचीव्ड इट फ्लॉलेसली। एंड हमारे यहाँ से भी मेन गॉट लॉस, आई थिंक वी लॉस्ट अराउंड 5 men, जो हमारा अभी तक कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, कैन बी मोर। सिविलियन अराउंड 17 to 20 सिविलियंस की डेथ हुई है। सो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, इसीलिए जब लोग बोलते हैं ना नहीं खत्म नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं है। द मोर प्रोलॉन्ग्ड इट गेट्स, मोर डैमेज दोनों साइड से होता है। हमारे यहाँ भी जो सोल्जर्स थे वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि नंबर बहुत ही छोटा था एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, जिसका नंबर वॉज ह्यूज, जो शहीद हुए। मैं अगेन बोल रहा हूँ, सोल्जर्स के रिस्पेक्ट सोल्जर्स हैं, क्योंकि वो ऑर्डर्स पे लड़ रहे हैं। तो अगर वो उनकी डेथ हो रही है, वो वहाँ शहीद है, टेररिस्ट नहीं है, वो कुत्ते की मौत ही मरते हैं। दे शुड बी किल्ड, सिंपल। जैसे कैनन फॉडर कहते हैं, तो वो कैनन फॉडर है पाकिस्तान के लिए जी। बस एक चीज़ का थोड़ा सा जैसे मैं बोलूँगा, लोगों में एक रोष रहा कि हमारे टारगेट शुड हैव बीन टुवर्ड्स देयर हायर एंड, मतलब टुवर्ड्स द जनरल्स एंड टुवर्ड्स द देयर चीफ्स एंड ऑल, वो टारगेट होना चाहिए था। जो खैर हमारे काफ़ी जो वो पता नहीं कहाँ से अननोन गनमैन भी हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं वहाँ। तो
बिल्कुल। कमिंग बैक टू द एरियल बैटल जिसका आपने जिक्र किया, जी जी। एज एन एक्स पायलट, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, एरियल बैटल है और आपको पता है कि एनिमी आपके एंटिसिपेशन में है, बैठा हुआ है, उसे पता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो पायलट के मन में क्या चल रहा होता है उस टाइम पर? कुछ नहीं, पायलट के मन में उस टाइम सिर्फ अपनी पूरी ट्रेनिंग चल रही होती है। एंड देखिए क्या होता है, आप यू डोंट प्रिपेयर फॉर बैटल द डे बैटल हैपन्स, यू प्रिपेयर फॉर बैटल फॉर ईयर्स टुगेदर। जो आपकी इतनी ट्रेनिंग हुई है वो इसी हिसाब से होती है। किसी भी एयरफोर्स की, किसी भी विंग की, ट्रांसपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स, उनके मल्टीपल रोल्स हैं। उन सारे रोल्स को इसी तरह डिफाइन करा जाता है कि कल को अगर वॉर होती है तो आपका जो एडवर्सरी है उसके पास एसेट्स क्या हैं, वो किस तरह की मिसाइल्स यूज़ करेगा। अगर हम फाइटर्स की बात करते हैं तो BVRs उनके पास कौन से हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स कौन सी हैं, मीडियम रेंज कौन सी हैं, कौन से एयरक्राफ्ट जो हैं वो कितनी रेंज में, किस स्पीड से आते हैं, उनके रेडार्स कितने केपेबल हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी असेस्ड होती हैं। तो इसी तरह जो स्ट्राइक पैकेज भी जाता है वो मल्टीपल एयरक्राफ्ट का जाता है। सो हमारा आई थिंक 200 से 400 एयरक्राफ्ट का स्ट्राइक पैकेज गया था, विच इज़ मैसिव। उसको देख के ही हालत ख़राब हो जाती है आधे लोगों की, ये क्या है। तो जब ये इतना बड़ा पैकेज बराज करता है तो सामने जो एनिमी होता है ना, देखिए, और सेकंड क्या है, एनिमी का साइज़ बहुत मैटर करता है। अब आप अगर हम चाइना से करें, चाइना विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एंड इवन मोर, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि जनरली इन टुडेज वर्ल्ड ऐसी वॉर्स नहीं होती है। लेकिन आप एक न्यूमेरिकली बहुत इन्फीरियर आर्मी से लड़ रहे हैं, जो हर चीज़ में आपसे इन्फीरियर है, तो उनका एक दिल में जो डर है वो तो उनका दिखता है, ओपन दिख रहा था। एंड दैट्स व्हाई द वॉर हैड टू एंड, क्योंकि जब पता लग गया ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए और वहाँ से कॉल्स आए, सबको पता है कि कैसे वॉर एंड हुई। तो एरियल बैटल में वी आर रेडी विद दैट। लेकिन क्या होता है, मैं हमेशा ये बोला है कि कई बार एक कंट्री में ना जब बहुत ज़्यादा पीस हो जाए, ये डेंजरस होता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, जो आइसोलेटेड कंट्रीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जो एनिमी से घिरी हुई है, बहुत ज़्यादा पीस कैन बी डेंजरस। वाई? बिकॉज देन आपकी जो फौज है, आपके जो लोग हैं ना, वो सॉफ्ट होने लगते हैं। सो क्या होता है, जब ये वॉर हुई तो पूरा देश हिला कि नो, आप जिस पड़ोसी को बहुत प्यारे समझ रहे थे, जैसी पिक्चरें बनती हैं ISI और रॉ के आपस में लव स्टोरी चल रही है, दिस इज़ नॉट हाउ वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, क्योंकि जब सिविलियंस मरे, उनकी डेड बॉडीज़ लोगों ने देखी, तब लोगों को समझ में आया कि पहलगाम अटैक जब हुआ और जब ये सिंदूर शुरू हुआ, तब उनको समझ में आया कि नहीं, चंडीगढ़ के ऊपर से ड्रोन्स दिख रहे हैं, ठीक है, आपको जम्मू के ऊपर ड्रोन, लोगों को वो डर लगने लगा। वो डर ज़रूरी था टू अ लेवल टू वेक यू अप, कि देखो आपकी फ़ौज जो है ये आपको बचा रही है। तो फौज की इंपॉर्टेंस नंबर 1। सेकेंड इज़, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब ऐसी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी जो आपकी फ़ौज होगी, डिफरेंट उनको पता लग जाता है कि उनके लूप होल्स क्या हैं, उनकी कमियां क्या हैं। क्या हमारी जो BVR मिसाइल्स हैं उनमें कोई कमी है, क्या हमारे एयरक्राफ्ट रडार्स में प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमारे पास मिसाइल एसेट्स की कमी है, वो सारी चीज़ें फिर आप बाद में असेस करते हैं, फिर उनको फिल करा जाता है। और जो चीज़ें आपकी बेस्ट परफॉर्म करी हैं, आप उनको और बढ़ाते हैं। तो द मोमेंट दिस थिंग हैपेंड, हमने S-400 के मल्टीपल ऑर्डर्स दिए, वी आर गोइंग टू गेट ऑलमोस्ट 10 बैटरीज नाउ डिफरेंट जगहों पे। आकाश के वो आ गए, वर्ल्ड ओवर से आकाश और ब्रह्मोस के ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। ऑन दी अदर हैंड, चाइनीज इक्विपमेंट की हालत सबको पता है, और एवरीथिंग वेंट डाउन, शेयर मार्केट्स वेंट डाउन विद इन 2 days ऑफ स्टार्टिंग ऑपरेशन सिंदूर। चाइनीज जो स्टॉक मार्केट वेंट डाउन। ये क्यों हुआ? बिकॉज आप नैरेटिव सोशल मीडिया पे आपस में तो बिल्ड कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन इंटरनेशनल जो है ना लोग, उनको अब सारी इनसाइड स्टोरी पता होती है। तो इसलिए एम ये रहता है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जब ऐसा होता है, तो पूरी कंट्रीज भी कोशिश करती हैं जिनके वेपन्स यूज़ हो रहे हैं कि वो भी उस नैरेटिव का हिस्सा बने। तो चाइना ने भी पूरी कोशिश करी कि नहीं हमने ये डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने ये कुछ नहीं, लेकिन अल्टीमेटली द ट्रूथ केम आउट, बिकॉज इंडियन फोर्सेस की जब मीटिंग्स हुई, जब हमारी मीडिया प्रेजेंटेशंस हुई, वी गिव पिन पॉइंट फोटोग्राफ्स। हमने सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया कि देखो सोशल मीडिया पे वो, खैर ये दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वी शोड पिन पॉइंट फोटोग्राफ्स कि ये आपकी डिस्ट्रक्शंस हैं, ये आपके वो हैं, और धीरे धीरे हमने बोला था कि ये और निकल कर आते जाएंगे, एंड वी केप्ट ऑन गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। नैरेटिव की ही बात करूँ, पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, फिर बाद में एयर स्ट्राइक हुई, उनके उस दौरान के नैरेटिव के कंपैरिजन में इस बार कह सकते हैं कि इंडिया ने नैरेटिव में भी अपर हैंड जो है अचीव किया? टू एन एक्सटेंट येस, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा वी नीड टू रियली बिल्ड अप ऑन दिस, क्योंकि जिनके पास काम नहीं है, जिनका काम ही नैरेटिव बिल्ड करना है, फौज तो बिल्ड होगी नहीं, कंट्री तो बिल्ड कर नहीं रहे, तो नैरेटिव ही बिल्ड कर दें, प्रोपोगंडा ही बिल्ड कर दें, ठीक है। तो उनको पता है कि हम अपनी कंट्री को दे कुछ सकते नहीं, पीपल आर डाइंग, सो व्हाट, प्रोपोगंडा,
तो क्या करो, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा इस तरह बिल्ड करो कि आपकी फौज ही सब कुछ कर रही है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, उसे कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। उसके बाद हिंदू आपके दुश्मन हैं, जैसे इन्होंने ओपन स्टेटमेंट्स दी हैं, और इंडिया आपका दुश्मन है, ठीक है। हमें कश्मीर चाहिए, खाने को रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं, 400-500 रुपये डीजल पहुंच गया है, लेकिन हमें कश्मीर चाहिए, समझ गए। तो ये सारा ये क्यों बिल्ड करा जाता नैरेटिव, ताकि लोग जो है ना उनके साइड रहें, इलेक्शन में वोट मिलते रहें और उनको सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट मिलती रहे। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी होता है। तो ये जो पूरा प्रोपेगेंडा भी था, ये जो पूरा कंसेप्ट भी स्टार्ट किया गया था, ये भी मुनीर का जो स्टार्ट करा, वो क्यों करा, बिकॉज ही वांटेड एन एक्सटेंशन। भाई उसको था कि मैं फील्ड मार्शल बनूं, जो उनके सबका सपना होता है, राइट, और वो बन गया। हैव यू एवर हर्ड इनफैक्ट ये तो पाकिस्तानी लोग माइक पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि यार कभी हारी हुई वॉर का जनरल भी फील्ड मार्शल बना है, लेकिन पाकिस्तान में बन सकता है, बिकॉज द आर्मी कंट्रोल्स एवरीथिंग। पाकिस्तान आर्मी की ही बात करें तो उनका रफाल से इतना ऑब्सेशन क्यों है? देखिए, जब Su-30 थे तब Su-30 से ऑब्सेशन था, अब रफाल्स आ गए हैं तो उससे ऑब्सेशन है। कल को आपके Su-57 आते हैं, या आप अपना 5th जनरेशन फाइटर लाते हैं, या आप तेजस मार्क 2 लाएंगे, तो ये उनसे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। ये होता है कि भाई आपको ये दिखाना होता है कि देखिए हमने इनका बेस्ट फाइटर गिरा दिया, राइट। और वो आप जब बताएंगे तो आप कैसे गिराया, देखिए हमने चाइनीज़ मिसाइल यूज़ करी, हमने अपना ये वाला, तो क्या होगा, हमारा JF-17 बेटर है। आप समझ गए कि हमारे, देखिए वर्ल्ड ओवर हमने JF-17 का रडार और चाइनीज़ PL-15 मिसाइल यूज़ करके रफाल्स को हिट करा, ऑटोमेटिकली मार्केट में आपका एक नाम आ गया। तो उनको लगता है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। एवरीबडी न्यू व्हाट हैपेंड देन। अच्छा, आपने पूरी टाइमलाइन बताई 10 तारीख तक, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत में कह रहे थे कि ये 2 देशों का मामला है, आपस में देखें, अचानक से 10 तारीख को ऐसा क्या होता है कि सारे देश आकर बोल रहे कि हमने सीज़ फायर करवाया, सीज़ फायर हो गया अचानक से? 10 तारीख को ऐसा हुआ क्या? देखिए क्या होता है ना कि इस टाइम दुनिया के ना, मैं पाकिस्तान साइड से भी बोल रहा हूँ, उनको और मैं दोनों को साथ में बिठा के सामने डोनाल्ड ट्रंप को बिठा रहा हूँ। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सन ऑन द प्लानट राइट नाउ, राइट। एंड अनप्रिडिक्टेबल के अलावा भी वन ऑफ द पर्सन हु कैन लाई ऑन योर फेस एंड यू कैन चेंज ऐसे। तो मैंने अभी आपके शायद चैनल पर भी एक उसमें बोला था कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर, अराउंड 2500 ईयर्स अगो, जो जनरल सन त्सू की बुक आई थी आर्ट ऑफ वॉर, तो अभी उसको रीपब्लिश करा है ट्रम्प साहब ने अपने घर में, अपडेट करा है, आर्ट ऑफ वॉर बाय डोनाल्ड ट्रम्प। तो उसको उनका जो बेसिक कोट है वो क्या है कि अगर किसी से जंग जीतनी है तो सबसे पहले खुद कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि जब दूसरे को लगेगा इसे कुछ नहीं पता तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। आप समझ रहे हो, कंफ्यूजन फैला दो। तो दिस इज व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। आप ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट सुनिए, उनका एक ही एम था जब वो आए थे पहले, कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, मैंने रशिया यूक्रेन की जंग रुकवा दी। क्या हुआ? मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा दी। आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपने जंग, पहली चीज़ तो जंग आप रुकवा नहीं सकते, राइट। यू जस्ट स्पोक टू अर्ली टू टेक द क्रेडिट। जी, बहुत जल्दी आपने बोल दिया। एंड अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, अब लोग बोलेंगे अरे प्राइम मिनिस्टर झूठ, प्लीज अंडरस्टैंड ही स्पीकिंग इन द पार्लियामेंट, वो स्पोकन वर्ड है, उसको रिकॉर्डेड वर्ड है, वो ऐसे नहीं बोल सकते। उन्होंने पूरी आपको बताया कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, कब ट्रंप ने कॉल किया, कब वो नहीं उठा पाए और क्या हुआ। एंड मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, व्हाई डू वी नीड टू डू अ सीज फायर? दिस हैज़ बीन द मोस्ट डिसाइसिव विक्ट्री इन ऑल आवर कॉन्फ्लिक्ट्स। इतनी क्लीन स्वीप विक्ट्री हमने कभी नहीं ली है, तो हमें क्या ज़रूरत थी सीज फायर करने की व्हेन पाकिस्तान इज एट इट्स इकोनॉमिक वर्स्ट कंडीशन, जी, राइट। तो क्वेश्चन ही आता है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हमें सोचना पड़ता है। आपको क्रेडिट लेना है, मैंने इसकी जंग रुकवा दी, उसकी जंग रुकवा दी, अप टू यू। किराना हिल्स का कोई कनेक्शन है? क्योंकि आपने भी सुना, जैसे जनरल अपना हिमाचल भारती ने बोला था कि गुड यू टोल्ड अस देयर इज समथिंग देयर। इनकी किराना हिल्स हैज़ द, इनका जो अंडरग्राउंड बेसेस हैं जहाँ पे इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, तो ये एक, देखिए ये एक रिटन पैक्ट भी होता है कि इवन इन केस ऑफ अ वॉर वी विल नेवर हिट योर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, राइट। अब ये हमने हिट करा नहीं करा, वहाँ पे मिसाइल हमारा इज वॉट अ प्लान थिंग, इट वॉज, आई डोंट नो एंड नोबडी विल नो, नॉट इवन दी करंट सर्विंग ऑफिसर्स विल नो। ये सिर्फ एब्सोल्यूट टॉप ब्रास को पता होगा कि वो क्या रीज़न था। बट देन दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट बहुत कुछ शेकअप हुआ कि यार दे आर नाउ हिटिंग विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। एंड प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान इज लाइक सिटिंग डक्स उस टाइम। सिटिंग डक्स क्यों? क्योंकि आप मिसाइल्स को रोक ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास रडार्स या डिफेंस सिस्टम्स हैं ही नहीं जो उन मिसाइल्स को रोक पाएँ। तो आप इतनी एक्यूरेसी से आप कहीं भी हिट कर सकते हैं। अगर एस्केलेशन होती है,
who will stop us from getting deeper into Islamabad and hitting your headquarters? बिल्कुल। Because अगर escalation होती है तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है, फिर civilian casualties बढ़ती है, ना चाहते हुए भी बढ़ती है, which India will never let it happen, right? Thankfully ceasefire happened, though nobody was happy इंडिया में बात करूं, लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया हैप्पीनेस में और प्रैक्टिकलिटी में बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल। फ्यूचर ऑफ वॉर कैसे देखते हैं, क्योंकि जो इस वक्त के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अगर उन्हें देखें और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसे देखें, तो ड्रोन्स और एआई का उसमें क्या रोल रहने वाला है? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बताऊं तो इवन हमारे टॉप जनरल्स या इवन किसी भी कंट्री के जनरल्स वर नॉट रेडी बिकॉज दीज जनरल्स हैव स्टडीड कन्वेंशनल वॉरफेयर जी। और पिछले कुछ सालों में स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर में जो मैसिव ड्रोन वॉरफेयर शुरू हुआ है, मिसाइल वॉरफेयर शुरू हुआ है, उसमें ड्रोन्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन सब का जो यूजेज है वो पहले से मल्टीफोल्ड हो गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी, अगर हम कारगिल को हटा दें, क्योंकि कारगिल वॉज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑल टुगेदर। लेकिन ऐसे केस में जनरली बॉर्डर्स ओपन अप हो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ही यही होता है, आप एयर वॉरफेयर से स्टार्ट करेंगे, नीचे से आप आर्टिलरी बराज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एज दी वॉर एस्केलेट्स आपके फ्रंट्स ओपन होंगे एंड दी इन्फेंट्री विल एंटर जी। अब ऐसा नहीं हो रहा है मैक्सिमम जगहों पे। इंडिया में जब ये चीज़ शुरू हुई तो हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स केम इन, दिस वाज अ न्यू वॉरफेयर फॉर एवरीवन। ये पाकिस्तान के लिए भी टेस्टिंग फेज था, उन्होंने भी अपने ड्रोन सेंड करे, हमारे लिए भी था कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कितने केपेबल हैं, हमारे ड्रोन्स कितने केपेबल हैं। इसीलिए इमीडिएटली द मोमेंट वॉर एंडेड, आपने देखा होगा भी इंडिया का नेक्स्ट वो क्या है कि हमारे पास 1 लाख प्लस ड्रोन्स का एक पूरा सेटअप होना चाहिए एंड मच मोर। आई थिंक अभी आई थिंक जनरल नरवणे सेड कि वी नीड टू इंडक्ट अराउंड 40,000 ड्रोन्स एवरी मंथ, इतना हमें स्टॉक चाहिए, क्योंकि ड्रोन्स भी बहुत तरह के, यू हैव स्वॉर्म ड्रोन, सर्वेलेंस है, हेल एंड मेल यूएवीज हैं, तो देयर आर रेंज ऑफ ड्रोन्स यू नीड टू बाय एंड मैन्युफैक्चर। थैंकफुली इंडिया की जो इंडिजिनस सिस्टम्स हैं हम वो बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, हमारे प्राइवेट जो सेटअप्स हैं दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। तो नंबर ऑफ ड्रोन्स आपका एक आ गए, नेक्स्ट आ गया आपका एयर डिफेंस। इवन इन दी इजराइल ईरान इजराइल एंड यूएस वॉर में भी आपने देखा कि एयर डिफेंस का कितना बड़ा रोल आता है, जहां पर एक तरफ इजराइल इनिशियल अटैक्स में जब इसके ऊपर हमास ने अटैक करा, इवन ईरान ने इनिशियल लास्ट ईयर्स में जब इसके ऊपर फायरिंग करी, इसका जो आयरन डोम और आयरन बीम सिस्टम था इट वाज एबल टू इंटरसेप्ट ऑलमोस्ट 99% मिसाइल्स जी। और हमारा भी जो सिंदूर का रिकॉर्ड था वो 99 to 100% रिकॉर्ड है। लेकिन एज दी वॉर एस्केलेटेड ईरान प्रिपेयर्ड वेरी वेल, जब उसने हाइपरसोनिक बराज शुरू करे एंड उसने क्लस्टर म्यूनिशंस फेंके तो उसको गैप समझ में आ गया, दिस वाज व्हाट इट वाज प्रिपेयरिंग फॉर। तो आप देखें अब उसकी एफिशिएंसी कितनी कम हो गई, मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई इजराइल में, बिल्कुल राइट। इसलिए यूएस बेसिस में भी इस तरह की डिस्ट्रक्शन की खबरें थी। तो एक तो आपको डिफेंस सिस्टम्स चाहिए, ऊपर से आपको स्टॉक पाइल बहुत चाहिए कि आप उसको सस्टेन कर पाएं। जो मोज़ेक डॉक्ट्रिन अब इजराइल प्लान कर रहा है, जो नेतन्याहू ने बोला कि भाई हमें $110 बिलियन इन्वेस्ट करने हैं अगले 10 सालों में टू मेक एवरीथिंग इंडिजिनस, यूएस से डिपेंडेंसी हटानी है, क्योंकि हो सकता है हम जिंदगी भर एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं एंगेज रहे, तो हमेशा 24 घंटे वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए। और ये हम देख रहे हैं कि अगर वॉर प्रोलॉन्ग होती है, इकोनॉमिक्स, मनी एंड आपके वॉर रिजर्व्स ये बहुत मैटर करते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर प्रिपेयरिंग, द एंटायर कंसेप्ट ऑफ वॉरफेयर हैज चेंज्ड। मिसाइल्स एंड ड्रोन्स विल मोस्टली डिसाइड द आउटकम ऑफ अ वॉर, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें कॉन्कर कर ली तो फिर आपकी जब बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे तो फिर इट विल बी अ मच ईजियर स्टेप फॉर देम टू मूव ऑन। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बोला एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी आ जाती है हर युद्ध के बाद, चाहे जितने भी युद्ध हों अभी तक। लेकिन इंडियन एयरफोर्स जब भी बात होती है, एयरक्राफ्ट्स की कमी की बात होती है और कौन सा एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया जाए, डिफेंस एनालिस्ट उस पर भी बहुत चर्चा करते हैं। आप इसमें क्या गैप देखते हैं और कैसे उसे दूर किया जा रहा है? आपने ड्रोन्स की बात की, लेकिन एयरक्राफ्ट नेक्स्ट कौन सा हो सकता है इंडिया का? ओके, सो इसमें तो कोई दोष राय नहीं है कि वी आर हैविंग अ मैसिव शॉर्टफॉल ऑफ एयरक्राफ्ट। तो जब हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट में थिंग्स आर गेटिंग बेटर, C295 कमिंग इन एंड मे बी जो नेक्स्ट मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर अभी बात चल रही है कि कौन सा आएगा, बट वट एवर कम्स इन, एक तो हमारी स्पीड बहुत स्लो है, दैट इज़ वन बिग प्रॉब्लम कि हम अगर डिसाइड भी करते हैं अगले 5-7 साल लगते हैं टू गेट इंडक्शन करने में, तो उस प्रोसेस को बहुत फास्ट करना पड़ेगा। चॉपर्स को हमने रिप्लेस करना है, चीता चेतक की जो डिकेड्स ओल्ड फ्लीट है, विंटेज फ्लीट, उसे खत्म करना है, वी नीड टू गेट इन दी ऑल द चॉपर्स नाउ। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी होती है वो है फ्रंटलाइन फाइटर्स की। वी आर ओनली लेफ्ट विद 28 स्क्वाड्रन, जिसमें से जो मैक्सिमम स्क्वाड्रन हैं दे आर ओल्ड स्क्वाड्रन। MiG-21 को हटाते ही आपके जो पुराने हैं, जैगुआर्स हैं,
MiG-29s, even Mirages, Mirage. they are all old aircrafts now. एक टाइम आएगा आपके Su-30s भी आप अपग्रेड तो कर लेंगे, लेकिन देयर इज अ लिमिट हाउ मच जी। यू कैन अपग्रेड. तो ये सारे सिस्टम्स को हमें निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और हमें बहुत जल्दी अपग्रेडेशन चाहिए. अब इसको फिल करने के लिए आपको जो हमारी MMRCA डील है जिसमें हमने रफाल्स को फाइनलाइज करा, वहाँ पे भी बोन ऑफ कंटेंशन अभी अटकी पड़ी है कि भाई अगर आप सोर्स कोड्स देंगे तो हम एटलीस्ट आगे बढ़ेंगे, नहीं देंगे तो यू मे हैव टू स्क्रैप द डील. क्वेश्चन आता है इफ यू स्क्रैप द डील हु विल फिल द गैप, ये और कितनी जल्दी, क्योंकि जी। तेजस तो आपका अटका पड़ा है बिल्कुल. भाई. 404 इंजन आ ही नहीं रहे हैं और पहले उन्होंने बहाने बनाए बाइडन साहब ने, थोड़े बहुत इंजन ट्रम्प साहब ने भेजे और उसके बाद वॉर शुरू हो गई. तो अब ये बहाना है कि अब वॉर के चक्कर में नहीं आ रहे. जी. एंड दी थोड़ा सा मैं बोलूँगा कंसर्निंग पार्ट, लेकिन शायद ना हो, कि हमारे तेजस मार्क 2 एंड AMCA मार्क 1 उसमें भी 414 इंजन ही GE के लगने हैं. वो ऑलरेडी डील हो चुकी है. तो अगर इसी तरह से हमारा सप्लाई रेट रहा तो कब हम तेजस को इंडक्ट करेंगे? ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है वो एयरक्राफ्ट, ठीक है. कब तेजस मार्क 2 ऑन ग्राउंड आएगा, जो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर तक इट शुड स्टार्ट रोलिंग, एटलीस्ट टैक्सी ट्रायल शुरू हो जाएंगे. AMCA तो हम 2035 तक ला रहे हैं. तो ये जो मेकशिफ्ट गैप हमने फुलफिल करना है, इसके लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, रफाल्स एंड Su-57s which are very capable. Su-57 तो आई थिंक शुड कम इन नाउ. लेकिन Su-57 के बारे में सवाल उठता है कि आपकी मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी है, लेकिन क्या वो BVR के लिए अच्छा है? Oh, नहीं. So one, I'll tell you. So there is only one problem with Su-57. It's not a fully stealth aircraft. क्योंकि इसके इंजन एक्सपोज्ड हैं. लेकिन हमने ये ऑलरेडी रशिया ने बोला है कि विद इन नेक्स्ट 2 years जो L-51 इंजन आ रहे हैं एंड उसका जो डिजाइन पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, जिससे इट विल बिकम पूरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट. और वो हम इंडिया में भी इंडिजिनियसली कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास Su-30 की फैसिलिटी है. दे हैव ऑलरेडी कम, उनके इंजीनियर्स आ चुके हैं, देख चुके हैं, एंड दे हैव फाउंड कि ये फैसिलिटी Su-57 मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिल्कुल सही है. प्लस दी स्ट्राइक पैकेज, जब आप एक एयरक्राफ्ट लेते हैं, पहली चीज तो इस टाइम दुनिया में सिर्फ 2 ही स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, 3 बोलूंगा, J-20 अगर मैं चाइना का मिला लूँ, अदरवाइज F-35 एंड Su-57. Su-57 में जो एक कमी है वो नेक्स्ट 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगी. और आपका AMCA आना है 2035 में, वो भी आप बोल रहे हैं. इंडियंस के डिले की आप आदत जानते हैं हमारी कंपनीज की. तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए जो आपका Su-57 है, यू नीड टू इमीडिएटली प्रोक्योर एक बेसिक अमाउंट, और उसके साथ साथ बाकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट विद न्यू इंजन्स जो फुली स्टेल्थ होंगे. प्लस आपको सोर्स कोड्स वो दे रहा है, आपको R-37 जैसी और जो उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, वो दे रहा है. उसके साथ उन्होंने जो ड्रोन कपलिंग जो करी है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट ड्रोन विच दे हैव, जो कपल करके इट गोज विद द फाइटर, उसका पैकेज वो आपको ऑफर कर रहा है. इट इज ऑफरिंग यू एवरीथिंग, क्योंकि उसको भी पता है कि आने वाले समय में रशिया में जो कंडीशन है, ठीक है, उसमें हम उस स्पीड से मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते, हमें इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा. इवन फ्रांस नोज दिस कि रफाल्स को भी हम फ्रांस में इतनी जल्दी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते जितना इंडिया में कर सकते हैं. सो एवरीबडी वांट्स टू कम टू इंडिया. प्लीज मेक यूज ऑफ इट. अपनी फोर्सेस की कमियों को जल्दी पूरा करो. वर्ड आता है जल्दी. वी हैव टू हरी अप, क्योंकि आप उसको, आपने एयरक्राफ्ट इंडक्ट करना इज नॉट द स्टेप, वो पहला स्टेप है जिसमें आपको सालों लग रहे हैं पेपर वर्क में. उसके बाद पायलट्स हैव टू ट्रेन ऑन देम, विच विल टेक अनदर ईयर्स फॉर देम टू मास्टर दैट मशीन. तभी आप उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर पाते हैं, राइट. तो इसलिए आई थिंक इट इज हाई टाइम से भी अब तो क्रॉस हो चुकी है लिमिट के वी रियली नीड टू फिल दैट गैप. जो 28 से वी नीड ऑलमोस्ट 50 स्क्वाड्रन्स नाउ, क्योंकि अब डबल फ्रंट वॉर की अगर हम बात कर रहे हैं 2 फ्रंट की, तो आपको चाहिए. फ्यूचर ऑफ वॉर पर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्योंकि देखिए AI की बहुत बात होती है और चीन के जो प्रोपेगेंडा वीडियोस आते हैं उसमें रोबो डॉग दिखता है आपको एक सोल्जर के साथ कॉम्बैट जोन में. तो उस AI फ्यूचर के लिए इंडिया किस तरह से तैयार हो रहा है? देखिए, कई बार क्या होता है, हमें एक ना प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी पड़ती है कि हम पॉडकास्ट पे, टीवी पे बैठकर ये बोलें कि नहीं हम देख लेंगे, ऐसा नहीं है. चाइना इज वे अहेड इन लॉट ऑफ थिंग्स. बिल्कुल. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, people who are in China and even the reports says they are at least 75 years ahead of us in terms of manufacturing. Go to China, it's a beautiful country. Development is to next level. Americans भी क्या होंगे यार, एक बार चाइना जाके डेवलपमेंट देखो आप सिटीज में, राइट. दिस शोज एवरीथिंग. सेकेंड, पाकिस्तान के जो सिस्टम्स फेल हो रहे हैं, चाइनीज सिस्टम्स, दिस डज नॉट इंडिकेट कि चाइनीज सिस्टम्स खराब हैं. चाइना इज वेरी स्मार्ट इन गिविंग यू थर्ड ग्रेड वेपन्स. बिल्कुल. अंडरस्टैंड दिस. उसके अपने वेपन वो ऐसे यूज नहीं करेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत ही अच्छे होंगे, सुपीरियर, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बिकॉज चाइना इज रियली नॉट फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट अभी तक कभी भी. लेकिन उनका जो नंबर की सुपीरियरिटी है ना, दैट इज मैसिव.
2035 तक दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर देन 1000 ओनली J-20 स्टेल्थ फाइटर्स। अब आप सोच के देखिए 1000 सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर्स जी। तो जब इतनी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी से कोई आपके पर अटैक करता है ना, तो अगेन दैट्स अनदर एडवांटेज। तो दे आर, अभी उन्होंने देखा, अभी मैराथन की भी वीडियो आई थी जहां पर रोबोट्स भाग रहे हैं, दैट्स नॉट एन एआई वीडियो, दैट्स अ रियल वीडियो। दे आर अहेड ऑफ अस, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। और इसलिए हमारा, कितनी बार लोगों ने बोला, इंडियंस थैंकफुली अब कर रहे हैं कि हमारा कंपटीशन इज नॉट पाकिस्तान, हमारा फोकस इज नॉट पाकिस्तान, इट इज नॉट इवन, मतलब वो कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी नीचे जा चुकी है। योर कंपटीशन इज चाइना, एंड अगर आप उससे कंपेयर करते हो, राइट, आप ट्रेड कर रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, वॉर नहीं होगी इंडिया चाइना में, पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत सारे रीजन है उसके पीछे क्यों नहीं होगी, लेकिन अगर आप उससे ट्रेड कर रहे हो, कम से कम उसको ऑब्जर्व तो करो वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। तो वो प्रोग्रेस जो है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, वो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स, वो इंडिया में आने बहुत जरूरी है। Thankfully, from 2013-14, when the defense export was around 2,400 crores, it has gone to almost 30,000 crores plus. I think 35,000 हो गया, which is a biggest jump in Indian history. But we have a long way to go अगर हम चाइना से compare करें, and we cannot lag behind. क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं, अगर छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़बरदस्त होती है, कहीं भी आप देख रहे हैं, तो वी शुड बी रेडी ऑन ऑल फ्रंट्स नाउ। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कमिंग बैक टू ऑपरेशन सिंदूर, एज ए डिफेंस एनालिस्ट, आपने हम सब जानते हैं, हमने सबने पढ़ा देखा किस तरह से भारत ने जो है अपर हैंड अचीव किया, लेकिन कुछ कमी भी देखी आपने ऑपरेशन सिंदूर में जिस पर काम किया गया या किया जाना चाहिए? सो नहीं, कमी ऑपरेशन सिंदूर में इसलिए नहीं है बिकॉज वी डिड नॉट हैव अ वेरी सुपीरियर एनिमी वाज वेरी इंफीरियर इन एवरीथिंग। सो अगर मैं ये बोलूँगा कि हम अपनी छाती ठोक रहे आ रहे हैं, हमने हरा दिया, वी वुड हैव डन एज सच, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमी। हाँ, लेकिन उसको हम उससे तो सीख लेंगे, लेकिन हमारी सीख होनी चाहिए जो मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन हुआ, ईरान इजराइल वॉर हुआ, इससे हमें सीख लेनी है। तो अब हमें जो अपने गैप्स हैं, जैसे वी हैव टू बिल्ड, जैसे मैंने बताया, मैसिव आर्सेनल ऑफ यूएवीज, हमारे डिफेंस सिस्टम्स, स्पेशली हर रेंज के मल्टीपल डिफेंस सिस्टम, हमारा जो प्रोटेक्ट कुशा अब आ रहा है, विच विल बी रिप्लेसिंग S-400 इवेंचुअली, वो हुआ। हमारी नेवल पावर को स्ट्रेंथन करना, जो थैंकफुली अब बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट 75 है, कब से अटका पड़ा है, उसको साइन करो यार, जल्दी लाओ सब मरीन। तो डिलेज बहुत है, लेकिन वी नीड मोर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। INS विशाल की जो बात चल रही है, इट हैज़ टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग नाउ, यू कैन नॉट कीप इट ऑन पेपर, राइट। तो BVRs का बहुत बड़ा एक हमारा गैप है, राइट। अब थैंकफुली R-37 की डील्स हमने करी हैं, अगर आई थिंक हो गई हैं वो डील, तो वो आ रही है। लेकिन आपका जो अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 है, ठीक है, मैवरिक जो मिसाइल्स हैं, और बाकी जो आपकी रफाल्स के जो आर्सेनल है पूरा, आपने उसको यूज़ नहीं करा है। यू शुड बी इक्विप्ड विद ऑल दीज इक्विपमेंट। उसके साथ साथ आप आर्मी में आते हैं, यू हैव टू नाउ हैव अ बेस गन ऑफ 155 mm। तो आपको जो नंबर ऑफ गन्स चाहिए वो 1500 से 2000 गन्स चाहिए। आपको अपने टैंक्स को अपग्रेड करना है, राइट। आपने अपने एयरक्राफ्ट की कमी पूरी करनी है, सारे एयरक्राफ्ट की, नेवल शिप्स को, डिस्ट्रॉयर्स को, सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स। अगेन कंपैरिजन विद चाइना जी, इफ यू कंपेयर देयर यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। बिल्कुल। और कुछ हमारे दर्शकों के लिए, बहुत सारे यंग अगर जो दर्शक हैं हमारे, जो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? स्टडी वेल क्योंकि एक होता है कि जोश से एग्ज़ाम पास नहीं होते। फर्स्टली मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें तो यंगस्टर्स के लिए मैं हमेशा एक सलाह देता हूँ कि एवरीथिंग एक्सेप्ट योर गोल इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। अगर आपका एम कोई भी एग्ज़ाम पास करना है, चाहे आप डिफेंस में जाते हैं, कोई भी, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। एंड व्हेन आई मीन सब कुछ, तो अब ये अब क्वेश्चन आएगा, क्या मैं मूवी भी ना देखूं, क्या मैं दोस्तों के साथ घूमने भी ना जाऊं? हाँ, मत जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने से ऊपर आपकी पूरे करियर के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आपने वो स्टेप क्लियर कर लिया, फिर बहुत मूवीज़ है देखने के लिए, राइट। सेकेंड इज़ के ऑफकोर्स प्रिपरेशन इज़ वन थिंग, एंड आई मीन ये बोलूँगा, प्लीज़ टेक गाइडेंस। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फन्ने खा मत बनिए, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें समझने वाली। देयर आर लॉट ऑफ ग्रेट ऑफिसर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, उनसे हेल्प लीजिए। सो बस बी रेडी। इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि आपने बात की सब कुछ छोड़ दो, आपकी भी स्टोरी कुछ ऐसी है कि स्कूल का एक शरारती बच्चा NDA में कैसे पहुंचा? सो अगेन यही था कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, मैं स्टडीज़ में पैथेटिक था। और पैथेटिक इसलिए नहीं था कि मेरे को पढ़ना अच्छा लगता नहीं था, मतलब एनीथिंग वाज फोर्स्ड ऑन मी, मैं वो नहीं कर पाता था। लेकिन मेरी एक हैबिट थी रीडिंग की, विच वॉज एक्सटेंसिव, जो आज भी है। आज भी मेरे घर में मेरी अपनी लाइब्रेरी है।
तो इज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. तो एनडीए में थैंकफुली what mattered more in the exams SSBN was of course the basic preparation जो मैंने करी, and SSB में जो बाकी आपके ट्रेड्स होते हैं पर्सनालिटी के वो ज़्यादा मैटर करते हैं, उन्होंने वो देखे. लेकिन मुझे याद है जब मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था, आई थिंक उससे ज़्यादा फोकस शायद मैं कभी नहीं हुआ लाइफ में जितना फोकस मैं उस समय था. आई वॉज लाइक अ हॉर्स जहाँ पे सब कुछ बांध के, इट वॉज जस्ट एनडीए. बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय चोपड़ा जी आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों को कुछ बहुत सारी जानकारी उन्होंने, वैसे इंटरनेट सेवी हैं हमारे दर्शक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती और क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, तो वो क्लियर करने के लिए तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ. थैंक यू. आपने सुना अक्षय चोपड़ा जी को, और आपका कोई सवाल है, कोई आपका कोई विचार है तो वो आप ज़रूर बताइएगा, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष.